हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज तारीख है 9 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो कौन होंगे, तो आप जो भी जितने भी आप ऑल वनडे एग्जाम के लोग हैं, जो जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोर्स उतना, ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो पीसीएस आरओ जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का दोस्तों। अब बात यहां पर ये आती है कि करंट अफेयर्स तो यूट्यूब पर भी और हर जगह मैगजीन में भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ने में आपको क्या अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सभी की तरह यहाँ पर एमसीक्यू के वे में आपको नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। एमसीक्यू वाइज करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप उस करंट के टॉपिक को थोड़ा सा डीपली नहीं जानोगे तो आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आप देखते होंगे मैं आपका करंट के साथ साथ बेसिक भी कवर करते हुए चलता हूं दोस्तों। तो अगर आपको ये टॉपिक और ये लेसन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज पर। और पहली न्यूज जो आज हमारी यहाँ पर हमें मिलती हुई है वो है आईआर से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों? आईआर से संबंधित है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 21वें जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए कहां पर जा रहे हैं, तो लाओस जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? लाओस वहां पर जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो लाओस के बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, या मैप में कहां पर लोकेटेड है उसको भी हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे सर एंड मैप। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 21वें भारत जो आसियान शिखर सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जो यहाँ पर 19वां जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए लाओस जा रहे हैं दोस्तों। और यह जो यात्रा होगी वो किस उपलक्ष्य में हो रही है, तो भारत की जो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है दोस्तों, अर्थात की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है अभी डिस्कस करेंगे। तो उसको यहाँ पर 10 वर्षीय यहाँ पर क्या हो रहा है, 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये ये जो यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री की, ये इसी के उपलक्ष्य में हो रही है। किसके उपलक्ष्य में? कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दोस्तों, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अर्थात कि इंडो पैसिफिक जो हमारा जो रीजन है उसमें भारत की दूरदृष्टि का एक प्रमुख स्तंभ है दोस्तों। तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि आखिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी होती क्या है दोस्तों, ठीक है। ये मैं नाम तो इस कोर्स का मैंने नाम तो रखा हुआ है वनडे एग्जाम, बट दोस्तों यहां पर मैं आपको इतना डीपली से समझाता हूं हर चीज कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और तो यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है दोस्तों, तो यहां पर समझिएगा 2014 से पहले 2014 से पहले क्या यहां पर कौन सी पॉलिसी थी, तो यहां पर जो थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी थी दोस्तों। 2014 से पहले जब मोदी जी यहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी होती थी, मतलब कि पूरब की ओर देखो नीति, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्व की ओर देखो की नीति कहते थे। लेकिन 2014 के बाद से क्या हुआ, यहां पर जब प्राइम मिनिस्टर यहां पर नरेंद्र मोदी जी यहां पर पीएम बने तो उन्होंने यहां पर इस पॉलिसी को चेंज किया दोस्तों, ठीक है। इस जो लुक ईस्ट जो पॉलिसी थी उसे यहां पर इन्होंने चेंज किया। फिर उसका नाम क्या रखा, तो यहां पर रख दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोस्तों। क्या रख दिया गया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है दोस्तों, तो यहां पर सरकार का ये कहना था, गवर्नमेंट का यहां पर ये कहना था कि हमें सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि हमने पूरब के जितने भी कंट्री हैं उनकी तरफ हम लोग देख रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हमें उन पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हमें उन पर, चाहे वो आर्थिक सब समझौता हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, दोनों देश मिलकर, ठीक है। जितने भी पूरब जो भी यहाँ पे ईस्ट के जो भी कंट्री हैं उन पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो ये था एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोस्तों।
इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर वो भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय नेता रणनीतिक विश्वास और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे यहाँ पर, कि हाँ हमारे क्या मुद्दे हैं, ठीक है, आपके क्या मुद्दे हैं, तो उन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके डिस्कशन होगा यहाँ पर, राउंड टेबल पर डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर हम समझेंगे, अपने बेसिक को समझेंगे कि आखिर हमारा बेसिक है क्या दोस्तों, ठीक है, बेसिक हमारा है क्या। तो आसियान, तो सबसे पहले तो आसियान का जो फुल फॉर्म है, वनडे एग्जाम में आसियान का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो हमें थोड़ा सा ये डिस्कस करना होगा दोस्तों। तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हो जितनी भी कंट्री यहां पर इस ग्रुपिंग में है, आसियान ग्रुपिंग में है, वो यहां पर आप मैप में यहां पर देख सकते हो। और यहीं पर लोकेटेड हमारा कहां पर है, वियतनाम, और यहाँ के इसके ऊपर आप जब जाओगे तो ये लाओस दोस्तों, ठीक है, ये लाओस हमारा यहां पर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ग्रुप है, जो एशिया प्रशांत अर्थात कि एशिया पैसिफिक के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। मतलब कि जो हमारा एशिया और प्रशांत का जो यहाँ पर रीजन है, एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, उसमें यहाँ पर तनाव जो भी है, जो भी कंट्री को लेकर के तनाव है, कोई अपना यहाँ पर वर्चस्व ना यहाँ पर स्थापित कर दे, एक कंट्री का वर्चस्व ना स्थापित हो जाए, तो ये सारे जो कंट्री हैं इस ग्रुप में, ये मिलकर इस पर काम करते हैं। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी है दोस्तों, ठीक है। 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आसियान का जो सचिवालय है, या मतलब आप इसे हेडक्वार्टर कह सकते हो, वो कहां पर है, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। कहां पर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया हमारा कहां पर है, ये यहां पर है मैप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी में डिस्कस करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1967 में इसकी स्थापना होती है। आसियान घोषणा पत्र, अर्थात जिसे हम लोग बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंकॉक में हुआ था। तो यहाँ पर हस्ताक्षर करने के साथ ही इसकी स्थापना होगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना होगा ये 8 अगस्त को ही हम लोग आसियान दिवस यहाँ पर क्यों मनाते हैं, मतलब हम लोग नहीं, ये जितने भी इनकी ग्रुपिंग कंट्री है वो लोग मनाते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आसियान जो है वो 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को, आठ, आधा हाईलाइटर थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड का टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। आज हाईलाइटर थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है दोस्तों। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं ऐसे ही तक, अगर वर्क नहीं कर रहा है। तो 8 अगस्त 1967 को यहाँ पर इसकी स्थापना होती है दोस्तों। इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे, तो इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, और थाईलैंड हो गया दोस्तों। तो ये क्या थे, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। और बाकी इसके कौन कौन से यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंट्री है, तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, यहाँ पर वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, और कंबोडिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे देश को आपको नाम याद में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्री यहाँ पर आसियान में है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैं हाईलाइटर चलाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ताकि चल जाए। कुछ टेक्निकल इशू है आज, तो इसी वजह से आज ये
सारा चीज हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लाओस के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, लाओस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लाओस यहाँ पर मैप में कहाँ पर है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैप में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर, और ये यहाँ पर नीचे यहाँ पर वियतनाम है। इधर हम अगर आप जाओगे तो साउथ चाइना सी है दोस्तों। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड इन दी इंडो, जो ये आप देख रहे हो ना, इंडोनेशिया। ठीक है, जो इंडोनेशियन जो पेनिनसुला है इन द साउथ ईस्ट एशिया, वहां पर ये लोकेटेड है। तो जो लाओस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इट इज लोकेटेड इन द इंडोनेशियन पेनिनसुला दोस्तों, एंड इट इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में ये एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। ठीक है, ऑफिशियल नाम इसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, वो लाओ है। ठीक है, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को यहाँ पर प्रदर्शित करता है या दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैप आप अपने एटलस में भी देखिएगा कि कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बगल, उसके ऊपर नीचे कौन सी सी है, कौन सा ओशियन से, ये सारी चीज आपके भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक था क्योंकि इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आसियान से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैप वाइज भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया है। अब डिस्कस करते हैं दूसरा जो टॉपिक है, वो भारत विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। तो इंडिया जो है वो विश्व दूर संचार जो मानकीकरण जो यहाँ पर सभा होने वाली है, उसकी यहाँ पर क्या करेगी, मेजबानी करेगा। तो भारत जो है वो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नई दिल्ली में ये जो सभा हो रही है, ठीक है, जो ये सबमिट हो रही है, वो कहां पर हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फॉर द वनडे एग्जाम के लिए कि विश्व दूर संचार मानकीकरण की सभा इस वर्ष कहां पर हुई, तो आपको बताना है न्यू दिल्ली में हुई दोस्तों। ठीक है, और इसे ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, WTSA के नाम से भी जानते हैं, WTCA के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी मेजबानी करेगा, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें 190 से अधिक देश पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे, उनके वैश्विक नेता और विशेषज्ञ यहाँ पर भाग लेंगे। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो। एक सेकंड रुकिएगा गाइस। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाईलाइटर चल जाए। क्या है ना कि जो मेरा पेन है, जो पेंसिल है ना, वो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया है। तो मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल जाए। एक सेकंड रुकिएगा, कोशिश पूरी है दोस्तों, क्या पता चल जाए। चलिए, नहीं चल रहा है, देखेंगे बाद में। तो भारत जो है वो अक्टूबर में नई दिल्ली में ये आयोजित हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भारत 5G 6G हैकाथन, ठीक है, ये सब क्या होंगे, WTSA का हिस्सा होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये थी इस वर्ष, आपको इतना जानना है कि इस वर्ष यहाँ पर कहाँ पे हो रही है, भारत में हो रही है दोस्तों। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आज का यहाँ पर, कि वो क्या है, वो भारतीय वायुसेना का 92वां 1892 स्थापना दिवस कहां पर, यहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो ताम्रम बेस पर परेड के साथ मनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 8 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पर मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों। ठीक है, तो सीडीएस जो है जनरल अनिल चौहान, दोस्तों फॉर द वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो सीडीएस है वो कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है दोस्तों। कौन है, जनरल अनिल चौहान यहां पर हैं दोस्तों। ठीक है, जनरल अनिल चौहान यहां पर हैं दोस्तों, अनिल चौहान। एक सेकेंड, ठीक है,
तो अनिल चौहान जी यहाँ पर हैं। तो इस कार्यक्रम में बहुपक्षीय अभ्यास, तरंग शक्ति और सूर्य किरण द्वारा प्रदर्शन किया गया दोस्तों। ठीक है, और इस बार जो विषय था, थीम क्या थी, तो सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ठीक है, इस वर्ष की थीम थी। तो भारतीय वायुसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी, आत्मनिर्भरता, और यहाँ पर क्या थी, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा थीम भी ध्यान में रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आज का है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वन अधिकार अधिनियम और पेशा मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यशाला यहाँ पर शुरू की गई है। किसके द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जबलपुर में इस जो कार्यशाला है जो यहाँ पर उसे शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि जनजातीय समुदाय जो है, ठीक है, जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, ठीक है, जिला और उप विभाग समितियों और पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण करना है। मतलब कि जितने भी हमारे जनजातीय इलाके हैं, समुदाय हैं, ठीक है, जितने भी, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी वहां पर पंचायत हैं, ठीक है, उनको कैसे मजबूत किया जाए, उनको कैसे और सशक्त किया जाए, कि और वो उनके अधिकारों के बारे में उनको बताया जाए कि आपको ऐसे ऐसे राइट्स दिए गए हैं दोस्तों। होता क्या है, हमारे जो ग्राम पंचायत जो होते हैं उसमें जो प्रधान होते हैं उनको खुद भी नहीं मालूम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कितना ज्यादा पावर दिया है दोस्तों। ठीक है, वो इलेक्शन तो लड़ लेते हैं, चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन से दूर दूर तक नाता नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और आज के जो युवा है या जो भी कोई है वो प्रधान नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, वो सीधे विधायक, सीधे MP MLA ही बनना चाहते हैं वो। ठीक है, वो प्रधान में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रधान को या पंचायती राज को इतने ज्यादा यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं कि उनको पढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वन अधिकार अधिनियम क्या होते हैं और पेशा क्या होता है दोस्तों। ठीक है, पेशा क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे सर एंड मैम। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों आज, क्योंकि हाइलाइटर जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों, टेक्निकल ग्लिच हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो पेशा अधिनियम कहा था ना कि अच्छी है, ठीक है, हो गया। तो हाँ, पेशा अधिनियम हम लोग बात कर रहे थे, पेशा अधिनियम के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो पेशा अधिनियम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यही तो मेरे इस पढ़ाने का एक खासियत भी आप लोग कह सकते हो कि हम लोग क्या होता है, हम लोग बेसिक को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो पेशा अधिनियम, पहली चीज तो आपको पेशा का जो है वो फुल फॉर्म आना चाहिए दोस्तों। तो पेशा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो ये पंचायत पेशा का फुल फॉर्म है। तो पेशा अधिनियम कब आया था, तो 24 दिसंबर 1996 को आया था। 1926 में ये आया था दोस्तों, 1926 में ये आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो कि आदिवासी क्षेत्रों, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं, जिन्हें ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है, उनके माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया था। मतलब कि ये पेशा अधिनियम इसलिए लाया गया था कि जो भी आदिवासी क्षेत्र है, जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, गांव में रह रहे हैं, उनको और ज्यादा कैसे मजबूत बनाया जाए, वहां पर कैसे स्वशासन लाया जाए, ठीक है, कैसे लोग अपने आप को यहाँ पर मुख्य धारा में जोड़ सके, ठीक है, भारत के अन्य हिस्सों से। तो इसलिए पेशा अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम ने 5वीं अनुसूची के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में क्या किया, स्व जनजातीय शासन प्रदान करके पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार किया। जो भी हमारे उस समय पंचायत राज्य जो सिस्टम था, ठीक है, उसको यहाँ पर भी उसमें कोशिश किया गया कि उनके प्रावधानों का भी यहाँ तक उनको लाया जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि पेशा अधिनियम किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि पेशा अधिनियम हमारा आदिवासी क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी लोग रह रहे हैं उनसे संबंधित ये कानून बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और इस अधिनियम में, यानी कि पेशा अधिनियम में ही अनुसूचित क्षेत्रों का जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 दोस्तों, 244
क्लॉज 1 में उल्लेखित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पांचवी अनुसूची, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के पॉलिटी को फिर से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। इतना मैं आपको बता रहा हूं ना, इतना कोई करंट में नहीं बताता है दोस्तों, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची जो है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी है दोस्तों, ठीक है। पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होती है, ठीक है। जिसमें कहा गया कि ये जो पांचवी अनुसूची है, इसके अलावा अन्य राज्यों में ये जो कानून है वो लागू होगा दोस्तों। भारत के अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन यहां पर घोषित करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये मतलब घोषित होते हैं, ठीक है। जहां मुख्य रूप से जनजाति समुदाय निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 10 राज्यों ने पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों को अनुसूचित किया है, जो प्रत्येक राज्य के कई जिलों को आंशिक या पूर्ण रूप से कवर करते हैं, और ये राज्य यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो फॉर द वनडे एग्जाम के लिए आपको इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट हाँ मैंने आपको पीसीएस के लेवल तक का मैंने आपको बताया कि हाँ क्या पता कि पेशा एड के बारे में पूछ ले, तो आपको ये आना चाहिए। इसी में एक टॉपिक था पीछे, ठीक है, न्यूज में जो का हाईलाइट था, वन अधिकार अधिनियम 2006 दोस्तों। तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों, ठीक है। वन अधिकार जो हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का एफआरए, वो क्या कहता है। तो ये जो कानून था वो 18 दिसंबर 2006 को राज्यसभा से यहाँ पर राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा इस अधिनियमित अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम जो था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट का अनुसमर्थन किया। और यह अधिनियम, जिसे आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, एफआरए के नाम से जाना जाता है। तो ये 2006 में आया हुआ था दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसमें क्या क्या बातें की गई, तो इसमें ये बातें की गई कि हम लोग वनों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी दावा किया गया कि ऐसे किसी भी समुदाय या सदस्य द्वारा किया जा सकता है, वन अधिकारों का दावा जो है वो ऐसे किसी भी सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले, दोस्तों पहले, बाद में नहीं, 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों अर्थात कि 75 वर्ष से मुख्य रूप से जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हो। तो दोस्तों वनों में रहने वालों के लिए भी उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, ताकि दिए गए हैं जो कि हमें और आपको नहीं दिए गए हैं। वहां पे जो रह रहे हैं उन्हें ही ये राइट्स दिए गए हैं कि आप जो नेचर ने आपको दिया है उसका आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ज्यादा इस्तेमाल है, दोहन नहीं करना है। इन्हें अपनी आजीविका के लिए ये किस पर निर्भर रहते हैं, जंगलों पर, वनों पर ही तो निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए इनको ये राइट दिया गया है। लेकिन इसमें शर्त भी रखी गई है कि अधिकार वही लोग दावा कर सकते हैं जो 3 पीढ़ी से 75 वर्षों से मुख्य रूप से इस भूमि पर रह रहे हो दोस्तों, ठीक है। 13 दिसंबर 2005 से पहले दोस्तों। तो ये था वन अधिकार अधिनियम 2006 दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है रेड पांडा की दोस्तों। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, काफी खूबसूरत सा आप एनिमल आप कह सकते हो, एनिमल ही तो है, ठीक है। बेबी तो नहीं, बेबी तो कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जो हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम के द्वारा यहाँ पर संरक्षण पुरस्कार के लिए दार्जिलिंग का रेड पांडा कार्यक्रम फाइनलिस्ट किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का जो यहाँ पर रेड पांडा प्रोग्राम है 2024 का, जिसे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम द्वारा